डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का हम पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर तक हम ह्यूमन स्केलेटन और उसके पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन को कंप्लीट किया। उसमें बोन्स की तादाद, जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर और बोन्स के नेम्स क्या होते हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, और ये है जॉइंट्स का टॉपिक जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जॉइंट्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वेयर बोन्स मीट टुगेदर, वेयर बोन्स मीट टुगेदर, जहाँ पर हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं वहाँ पर जॉइंट्स बन जाता है। तो कहीं पर भी अगर एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 कितनी भी बोन्स आपस में जुड़ रही हैं, वहाँ पर क्या होगा? जॉइंट होगा। तो जॉइंट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? वेयर बोन्स मीट टुगेदर विल फॉर्म अ जॉइंट। अब डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट्स को क्लासिफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका जो जॉइंट्स को क्लासिफाई करने का है वो है इनकी मूवमेंट की बेस पर। मूवमेंट की बेस पर जॉइंट्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू इमूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स नंबर 1। दूसरी टाइप इसकी होगी स्लाइटली और पार्शली मूवेबल जॉइंट, और तीसरी इसकी टाइप होगी फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लासिफिकेशन जॉइंट्स की हमने लिखी है, ये क्लासिफिकेशन बेस करती है मूवमेंट अलाउड की बेस पर, कि एक जॉइंट कितनी मूवमेंट अलाउ करता है। उसकी बेस के ऊपर 3 किस्म के जॉइंट्स हैं। इमूवेबल जॉइंट जो बिल्कुल ही मूवमेंट अलाउ नहीं करते, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो थोड़ी लिटिल मूवमेंट अलाउ करते हैं, इनको आप पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो कि बिल्कुल आज़ादाना फ्रीली मूव करते हैं। तो पहले नंबर पर जो इमूवेबल जॉइंट है, इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो स्कल बोन्स के बिटवीन जो जॉइंट्स हैं, स्कल बोन्स या स्कल के जॉइंट्स जो हैं, ये टोटली इमूवेबल जॉइंट हैं। ये हमने पढ़ा भी था कि स्कल में 22 बोन्स हैं, और आपको मैंने बताया था उसमें से सिर्फ एक मूवेबल बोन है, और वो ये लोअर जॉ की बोन है जिसको हम मैंडिबल कहते हैं। इसका ये जो जॉइंट है इसको कहते हैं TMJ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये मूवेबल है। इसके अलावा स्कल की बोन में ये फ्रंटल, नेजल, लैक्रिमल, मैग्जिला, इनमें जितने भी जॉइंट्स पाए जाते हैं ये सारे के सारे इमूवेबल जॉइंट्स हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की बात करें तो जो एक लिमिट तक, एक रिस्ट्रिक्टेड, एक थोड़े से हिस्से तक मूवमेंट अलाउ करते हैं, इनकी हम अगर एग्जांपल लें तो हम कहेंगे जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री। जो वर्टिब्री के बिटवीन जॉइंट्स हैं ये हम फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, लेटरल बेंड कर सकते हैं, मगर एक लिमिट तक। तो ये थोड़ी थोड़ी मूवमेंट अलाउ करते हैं। ये एग्जांपल्स में आएंगे, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल में आएंगे। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल में हम लिख सकते हैं शोल्डर, शोल्डर का जॉइंट, एल्बो के जॉइंट, आर्म्स के, लेग्स के जो जॉइंट्स हैं, ये एग्जांपल्स में आते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन बेस करती है मूवमेंट अलाउड की बेस पर, जिसमें 3 टाइप्स हैं, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, एंड 3 किस्म जॉइंट्स की यही हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी क्लासिफिकेशन हमारी बुक में डिस्कस की गई है डियर स्टूडेंट्स, वो क्लासिफिकेशन बेस करती है स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। तो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जो जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन है, इसमें पहली टाइप है फाइब्रस जॉइंट। स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जॉइंट्स की जो टाइप्स हैं उसमें पहली टाइप को हम कहेंगे फाइब्रस जॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स वो होते हैं जिसमें बोन्स जो हैं वो शॉर्ट फाइबर्स के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं, इन विच बोन्स आर कनेक्टेड थ्रू शॉर्ट फाइबर्स।
हड्डियाँ शॉर्ट फाइबर्स के ज़रिए जिसमें कनेक्टेड होती हैं, इन जॉइंट्स को हम नाम देते हैं फाइब्रस जॉइंट्स का। अब ये शॉर्ट फाइबर्स या फाइब्रस जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? बिटवीन स्कल बोन्स, स्कल की बोन्स के जो जॉइंट्स हैं, और टीथ जो जॉ में फिक्स होते हैं, टीथ इन जॉज। तो आप देख सकते हैं ना तो ये स्कल की बोन्स मूव करती हैं, ना टीथ जॉ में मोबाइल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि शॉर्ट फाइबर्स के ज़रिए जो बोन्स कनेक्टेड होती हैं, मूवमेंट की बेस पे बात करें तो वो इमूवेबल कंसिडर की जाएंगी। तो फाइब्रस जॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट? दोज जॉइंट्स इन विच बोन्स आर कनेक्टेड थ्रू शॉर्ट फाइबर्स आर नोन एज फाइब्रस जॉइंट्स। These joints are found between the immovable bones of the skull and the teeth are fixed in the jaws because of the fibrous joints. ये भी immovable joints हैं। तो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जो पहली टाइप है जॉइंट की, ये है फाइब्रस जॉइंट, जिसमें शॉर्ट फाइबर्स के ज़रिए बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। स्कल की बोन्स के जॉइंट, टीथ के जॉइंट, और ये इमूवेबल जॉइंट्स में आते हैं मूवमेंट की बेस के ऊपर। दूसरी टाइप डियर स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जॉइंट्स की बनती है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जॉइंट की सेकंड टाइप को कहा जाएगा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि लिटल और नो मूवमेंट, यानी ये स्लाइटली मूवेबल भी हो सकते हैं, दे अलाउ लिटल और नो मूवमेंट, यानी कुछ जगहों पर ये इमूवेबल भी हैं और कुछ जगहों पर ये स्लाइटली मूवेबल भी हैं। ये इन जॉइंट्स में जो कार्टिलेज पाई जाती है उसका नाम है हायालिन कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज। इनकी एग्जाम्पल्स में आएंगे जॉइंट बिटवीन ग्रोइंग बोन्स, जॉइंट बिटवीन जो ग्रोइंग बोन्स के बिटवीन जॉइंट्स हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं, हमने बात की थी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 बोन्स होती हैं, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी कुछ बोन्स में फ्यूजन एंड रिडक्शन होती है, जिसके नतीजे में 206 हड्डियाँ एडल्ट में बनती हैं। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसकी बोन्स भी ग्रो कर रही होती हैं। तो ग्रोइंग बोन्स के बिटवीन जो जॉइंट्स बने होते हैं वो जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट है। वहाँ पर हायालिन कार्टिलेज पाई जाती है। बाय द टाइम ये कार्टिलेज रिप्लेस होती जाती है इनटू बोन्स। तो इस तरह के जॉइंट नो मूवमेंट या लिटिल मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में नंबर 1 एग्जांपल क्या है? जॉइंट्स बिटवीन द ग्रोइंग बोन्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आती है पेल्विक गिर्डल में जो हिप बोन्स हैं या जिनको कोएक्सल बोन्स भी कहा जाता है। कोएक्सल बोन्स के बिटवीन जॉइंट बिटवीन कोएक्सल बोन्स। कोएक्सल बोन्स डियर स्टूडेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, हिप बोन्स को ही कहते हैं। तो ये भी किसमें इंक्लूडेड होते हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट में। यानी दोनों हिप बोन्स जो हैं सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी में कार्टिलेज के ज़रिए आपस में जुड़ी होती हैं। तो इनका जो प्यूबिक पार्ट है वो कार्टिलेज के ज़रिए आपस में जुड़ा होता है। तो ये भी एग्जांपल होगी कार्टिलेजिनस जॉइंट की। इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जो वर्टिब्री के बिटवीन जॉइंट बनते हैं, ये भी किसकी एग्जांपल में आएंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की एग्जांपल में आएंगे। अब जैसे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एक स्लाइट मूवमेंट इसमें पॉसिबल है, एक लिमिट तक ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे पीछे जो हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, वो फाइब्रस जॉइंट था जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, इमूवेबल है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में बोन्स कार्टिलेज के ज़रिए जुड़ी होती हैं। यूजुअली ये कार्टिलेज हायालिन कार्टिलेज होती है। बिटवीन ग्रोइंग बोन्स, बिटवीन कोएक्सल बोन्स, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ये एग्जांपल्स में आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। तो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ये जॉइंट की दूसरी टाइप थी जिसका नाम है कार्टिलेजिनस जॉइंट। स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जॉइंट की जो तीसरी टाइप है इसको हम कहते हैं
synovial joints. Third type of the joint on the basis of structure is known as synovial joint. जो तीसरी जॉइंट की टाइप है स्ट्रक्चर की बेस पर, इसको कहा जाता है साइनोवियल जॉइंट. डियर स्टूडेंट्स, साइनोवियल जॉइंट में एक कैविटी है जो कि फिल्ड होती है विद साइनोवियल फ्लूइड, और इसको सराउंड किया होता है एक मेम्ब्रेन ने जिसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके अराउंड एक टफ लेयर होती है फाइब्रस कैप्सूल की, कनेक्टिव टिश्यू की. तो ये जो एक कुशन लाइक एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एक बनती है, ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज करती है और मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है. इसलिए जहाँ पर भी साइनोवियल जॉइंट्स पाए जाते हैं ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. आर्म्स लेग्स के जॉइंट स्पेसिफिकली ये एग्जांपल्स में आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स की. इसको अगर हम स्ट्रक्चरली थोड़ा सा बना कर देखें तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम एल्बो जॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं. तो एल्बो जॉइंट में ये हमारे पास एक बोन है जो कि एल्बो में एल्बो जॉइंट बनता है. इस बाजू की हड्डी को कंधे से लेके एल्बो तक की जो बोन है इसको कहा जाता है ह्यूमरस. फिर इसके बाद ये दो बोन्स हैं, इनको कहा जाता है रेडियस एंड अल्ना. तो एल्बो जॉइंट में ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस का डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस. इसके बाद आगे दो बोन्स हैं, उनमें एक है रेडियस और दूसरी है अल्ना. एक इसमें थिक होती है और दूसरी थिन होती है. इनके बिटवीन जो कैविटी पाई जाएगी इस कैविटी को कहा जाएगा साइनोवियल कैविटी. अब यहाँ पर ये एक फाइब्रस कैप्सूल है. दिस इज नोन एज फाइब्रस कैप्सूल. इसको कहा जाता है फाइब्रस कैप्सूल. फाइब्रस कैप्सूल के अंदर ये जो कैविटी है इस कैविटी को कहा जाएगा साइनोवियल कैविटी. और इसके इनर साइड पर जो लेयर पाई जाती है इस लेयर को, ये जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस लेयर को कहा जाएगा साइनोवियल मेम्ब्रेन. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एक फाइब्रस कैप्सूल है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, टफ लेयर है. इसके इनर लाइनिंग एक मेम्ब्रेन ने बनाई है, उसका नाम साइनोवियल मेम्ब्रेन है. और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो कैविटी है इसका नाम साइनोवियल कैविटी है. और इसमें जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड. तो मेम्ब्रेन का नाम साइनोवियल मेम्ब्रेन है, कैविटी का नाम साइनोवियल कैविटी है, फ्लूइड का नाम साइनोवियल फ्लूइड है. ये जो फाइब्रस कैप्सूल है इससे कुछ फाइबर्स अराइज होते हैं जो इन बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं. इनको कहा जाता है लिगामेंट्स. These are known as ligaments which hold the bones together. तो लिगामेंट्स डियर स्टूडेंट ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हड्डियों को, बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं. और ये थोड़े से लचकदार होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ताकि जब जॉइंट्स मूव करें तो ये अगर जॉइंट्स, बोन अपनी जगह से थोड़ी बहुत डिस्प्लेस होती हैं तो उनको फिर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ले आएँ. यानी दे होल्ड द बोन्स टुगेदर एट जॉइंट एंड दे आर इलास्टिक इन नेचर. तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम जॉइंट्स जिनके स्ट्रक्चर में साइनोवियल मेम्ब्रेन हो, साइनोवियल कैविटी हो, साइनोवियल फ्लूइड हो, एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर enclosed in fibrous capsule, these type of joints are known as synovial joints. इस तरह के जॉइंट्स को कहा जाता है साइनोवियल जॉइंट्स, इनको बोला जाता है. और इनमें ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होती है. और ये साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं ये रिलेटिवली फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं. इनकी अब मूवमेंट की बेस के ऊपर आगे इनकी टाइप्स हैं साइनोवियल जॉइंट की. तो डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप लोगों ने फोकस करके इसको ड्रॉ कर लेना है और इसी तरह से इसको लेबल कर लेना है. ये बोन्स के भी हम इसमें नेम लिख लेते हैं. इस बोन का नाम होगा ह्यूमरस,
इसमें रेडियस और अल्ना। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे साइनोवियल जॉइंट के स्ट्रक्चर के साथ। अब इनकी मूवमेंट, साइनोवियल जॉइंट कितनी मूवमेंट अलाउ करता है, इसकी बेस के ऊपर इनकी आगे दो टाइप्स हैं। इनकी आगे टाइप्स तो ज़्यादा है मगर उनकी हम दो टाइप हमारी बुक में दी हुई हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, साइनोवियल जॉइंट की पहली टाइप जो है वो है हिंज जॉइंट। इनको हम इन कंपैरिजन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि पेपर में सम टाइम इनका कंपैरिजन आता है, तो हम इसको कंपैरिजन की शक्ल में देख लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डियर स्टूडेंट, हिंज जॉइंट जो होता है, हिंज जॉइंट की एग्जांपल में ये एल्बो और नी जॉइंट हैं। अगर आप एल्बो जॉइंट को देखें तो ये दो डायरेक्शंस में मूव करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी प्लेन की बात करते हैं, वैसे तो हमें पता है स्पेस में 3 एक्सिस होते हैं, मगर किसी एक प्लेन का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं। जैसे ये बोर्ड, अगर हम इसकी बात करें वाइट बोर्ड की, तो इसमें हम कोई से 2 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरा एक्सिस इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब है ये बोर्ड एक प्लेन है और तीसरा एक्सिस जो होगा वो इस प्लेन के बाहर होगा, अनदर प्लेन में होगा। तो हिंज जॉइंट जो होता है डियर स्टूडेंट, ये मूव करता है ओनली इन वन प्लेन, एक प्लेन में मूव करता है, या आप इसको यूं कह सकते हैं इट कैन मूव ओनली अलोंग 2 एक्सिस। ये कोई से 2 एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है और 2 एक्सिस मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं। जैसे अगर हम इस एल्बो की मूवमेंट की बात करें तो ये एल्बो में फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है और इस तरह ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। एक्सिस बनेंगे 2, प्लेन बनेगी 1। और इनकी ये जो मैक्सिमम मूवमेंट है, ये मैक्सिमम मूवमेंट ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज का। तो ये मैक्सिमम मूवमेंट कितनी अलाउ करते हैं, 180 डिग्रीज की मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो हिंज जॉइंट डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं विच कैन मूव ओनली अलोंग 1 प्लेन और अलोंग 2 एक्सिस। एक ही बात है क्योंकि 2 एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाते हैं। एंड दे कैन मूव मैक्सिमम अप टू 180 डिग्रीज। इनमें जो मैक्सिमम मूवमेंट हो सकती है वो 180 डिग्रीज की मूवमेंट इसमें पॉसिबल है। और इनको कंट्रोल करने के लिए 1 पेयर ऑफ मसल जो मौजूद होगा उसमें, यानी कम से कम 2 मसल्स होंगे जो इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होंगे। मगर इसकी ख़ास बात ये होगी कि जो पेयर ऑफ मसल इस मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, बोथ मसल्स शुड प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। ये पेयर ऑफ मसल्स इन सेम प्लेन होगा, सेम प्लेन में मौजूद होंगे। अब हम इसकी एग्जांपल अगर लें तो जिसमें एल्बो जॉइंट आ जाता है, इसमें नी जॉइंट आ जाता है। तो एल्बो की मूवमेंट अगर आप देखें 2 एक्सिस और 1 प्लेन के अलोंग है, मैक्सिमम 180 डिग्रीज तक है। बाइसेप ट्राइसेप इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं मसल, दे आर इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं। और इसी तरह नी जॉइंट भी इसकी एग्जांपल में आता है। दूसरी तरफ जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है डियर स्टूडेंट, इट कैन मूव इन सेवरल डायरेक्शंस। सेवरल डायरेक्शंस का मतलब ये है कि जैसे ये जॉइंट ये शोल्डर जॉइंट इसकी ये पूरे सर्कल में मूव कर सकता है। तो ऐसा जॉइंट जो सेवरल डायरेक्शंस में मूव करे, इसका मतलब होगा इट कैन मूव अलोंग मोर देन 1 प्लेन। ये एक से ज़्यादा प्लेन में मूव कर सकता है। इट कैन मूव अलोंग ऑल 3 एक्सिस। 3 ही टोटल एक्सिस होते हैं स्पेस में, तो ये तीनों एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट डियर स्टूडेंट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस, इन सेवरल डायरेक्शंस, in a circle, can move in more than 1 plane, can move along all 3 axes। ये सारा कुछ आप इसके लिए कह सकते हैं। ये क्योंकि सर्कल में मूव करता है तो इसकी मूवमेंट जो मैक्सिमम है वो कितने डिग्रीज की हो सकती है, 360 डिग्रीज की, क्योंकि सर्कल का एंगल 360 डिग्रीज का होता है। इट कैन मूव मैक्सिमम अप टू 360 डिग्रीज तक ये मूव कर सकता है।
और इसको कंट्रोल करने के लिए जो मसल्स हैं देयर आर एट लीस्ट, ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, एट लीस्ट 2 पेयर ऑफ मसल्स विच आर राइट एंगल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल होंगे। राइट एंगल मीन वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे और एक प्लेन में मौजूद नहीं होंगे। तो जिनको एक से ज़्यादा पेयर मसल्स के कंट्रोल करते हैं वो कहलाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और वो दोनों पेयर या ज़्यादा पेयर भी मसल्स के हों, अगर दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, दे आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में नहीं होंगे, दे आर लाइंग राइट एंगल टू ईच अदर। और इनकी डियर स्टूडेंट्स अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनकी एग्जाम्पल्स में आते हैं हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट इनकी एग्जाम्पल में आते हैं। तो इस तरह से ये हमने इनका कंपैरिजन में इनका डिफरेंस भी देख लिया और हमने इनकी एग्जाम्पल्स वगैरह भी डिस्कस कर ली। डियर स्टूडेंट्स, साइनोवियल जॉइंट की ही कुछ टाइप्स और भी होती हैं, उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं मगर उनकी कोई डिटेल ऐसा डिस्कस नहीं की हुई, मगर फिर भी हम उनका कुछ थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर ये अगर आप तस्वीर में देखें, जो बुक में आपकी तस्वीरें बनी हुई हैं, इसमें नंबर 3 पर जो जॉइंट बना हुआ है बॉल एंड सॉकेट हिंज जॉइंट के साथ, जो नंबर 3 पर जॉइंट बना हुआ है ये है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट डियर स्टूडेंट, पिवट जॉइंट एक रोटेटरी जॉइंट होता है जिसमें बोन्स में रोटेशन होती है। इट अलाउ रोटेटरी मूवमेंट अलोंग सिंगल एक्सिस। एक एक्सिस के अलोंग जो रोटेटरी मूवमेंट अलाउ करे इसको कहते हैं पिवट जॉइंट। अब इसकी एग्जांपल में जो रेडियस और अल्ना के बिटवीन जॉइंट बनता है इसको कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियो अल्नर जॉइंट कोई एल्बो का जॉइंट नहीं है, ये हमारी एल्बो का जॉइंट ये है, ह्यूमरस का डिस्टल एंड, रेडियस अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड। ये वाली ये जो डियर स्टूडेंट्स मूवमेंट है जिसमें रेडियस और अल्ना ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो एक लिमिट तक ये रोटेट कर सकते हैं। दिस रोटेटरी मूवमेंट अलोंग द सिंगल एक्सिस ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ये रोटेटरी जॉइंट है और ये एग्जांपल है पिवट जॉइंट की। इसके अलावा हमारी जो सर्वाइकल नेक रीजन की वर्टेब्रे हैं उनके बिटवीन जो एट्लो एक्सियल जॉइंट है, एट्लो एक्सियल जॉइंट, ये भी डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल है पिवट जॉइंट की। तो ये आपकी बुक में इसका नाम लिखा हुआ है मगर कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो हमने उसको फिर भी डिस्कस कर लिया और उसकी एग्जांपल भी डिस्कस कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जॉइंट्स की सारी टाइप्स कंप्लीट हो गई। ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी टाइप्स, इसकी एग्जांपल और इनकी डायग्राम्स। तो इसको आपने अच्छी तरह से इसको देखना है, पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट्स से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, यानी स्केलेटन की खराबियाँ। स्केलेटन में क्या डिसेबिलिटीज़ पैदा हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। इसमें स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ में जो पहली कॉज है ये है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से स्केलेटन में पैदा होने वाली खराबियों में पहली इसमें एग्जांपल आएगी क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो अपर जॉ की बोन है इसको कहते हैं मैक्सिला और इसके पीछे जो बोन है इसको बोलते हैं पैलेटाइन। अगर इन बोन्स के बिटवीन गैप होता है, यानी ये जो हार्ड बोनी पैलेट है, ऊपर वाला पैलेट जो है, ये मैक्सिला के साथ प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं होता और इसमें कोई गैप रह जाता है, खाली जगह रह जाती है, तो इस खाली जगह गैप को कहा जाएगा क्लेफ्ट और इसको हम कहेंगे क्लेफ्ट पैलेट। बुक की वर्डिंग के मुताबिक अगर हम बात करें तो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला फेल्स टू फ्यूज़। अगर पैलेटाइन प्रोसेस मैक्सिला के, यानी मैक्सिला का वो पार्ट जिसने पैलेटाइन के साथ जुड़ना था,
दे फेल्स टू फ्यूज़, तो यहाँ पर एक गैप रह जाएगा जिसको कहा जाएगा क्लेफ्ट पैलेट। अब ये एक जेनेटिक कॉज होगी, यानी जो भी बेबी बॉर्न होगा वो इस प्रॉब्लम के साथ ही बॉर्न होगा, पैदाइशी तौर पर ये उसको मसला होगा। अब इसमें जब वो बच्चा कुछ खाने की कोशिश करेगा तो बजाय वो खाने की चीज़ उसकी खुराक की नाली में जाने के उसकी सांस की नाली की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, उसके ट्रैकिया, उसके विंड पाइप की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो इसके नतीजे में उसको एक प्रॉब्लम पैदा होगा जिसको कहते हैं एस्पायरेशन नमूनिया। नमूनिया का मतलब है इन्फेक्शन इन लंग्स, लंग्स में किसी किस्म का भी इन्फेक्शन हो जाए, पस वगैरह बन जाए तो इसको हम बोलते हैं नमूनिया। अब इस लंग्स के इन्फेक्शन की नमूनिया की वजह बनेगी वो फूड जो उसने एस्पायर कर ली, जो उसकी खुराक की नाली में जानी चाहिए थी मगर वो फूड उसकी सांस की नाली में चली गई, जिसकी वजह से उसमें लंग्स का इन्फेक्शन पैदा हो गया। तो इसको हम नाम देंगे एस्पायरेशन नमूनिया का। यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि रेस्पायरेशन और एस्पायरेशन में क्या फ़र्क है। एयर का लंग्स के अंदर मूव इन आउट होना, इसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन, और अगर कोई लिक्विड चीज़, कोई फूड पार्टिकल ये हमारे सांस की नाली की तरफ मूव करता है, लंग्स की तरफ मूव करता है, तो इसको हम कहेंगे एस्पायरेशन, इसको बोलेंगे। इसके साथ जो दूसरी डिसऑर्डर डिस्कस किया गया है जेनेटिक कॉज में वो है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली का मतलब है एबनॉर्मली स्मॉल साइज्ड स्कल। सिफेलिक बोलते हैं हेड को, स्कल को, माइक्रो मीन स्मॉल को। तो अगर किसी बच्चे की पैदाइशी तौर पे बाय बर्थ एबनॉर्मली स्मॉल, बहुत छोटी स्कल होती है, तो ये भी एक स्केलेटल डिफॉर्मिटी है जिसको कहा जाएगा माइक्रोसिफेली, इसको कहा जाएगा। इसके अलावा आर्थराइटिस, आर्थ्रो से ये वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है जॉइंट, और ITIS का सफिक्स जिस चीज़ के लिए भी एंड में यूज़ किया जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो आर्थ्रो मीन जॉइंट और ITIS का मतलब है इन्फ्लेमेशन, तो इसका मतलब आर्थराइटिस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। और इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन में जिस भी बॉडी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो उसमें रेडनेस होती है, उसमें पेन होती है, स्वेलिंग होती है, वो पार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, यानी उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो अगर जॉइंट में ये चीज़ें नज़र आ रही, यानी जॉइंट में स्वेलिंग है, जॉइंट में पेन हो रही है, जॉइंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, तो ये इसका मतलब क्या लाएगा, आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है। अब इन आर्थराइटिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें से कुछ टाइप्स जेनेटिक भी हैं, तो जिसमें जैसे कि कार्टिलेज जो कि बोन के एंड्स को कवर कर रही है, अगर वो प्रोग्रेसिवली लॉस हो जाती है तो जॉइंट के बिटवीन फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग होना, यानी इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ की जो फर्स्ट कॉज है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कॉज, उसमें जो डिसऑर्डर डिस्कस किए गए हैं उसमें क्लेफ्ट पैलेट नंबर 1 पर हमने बात की। इसमें हमने क्या कहा कि पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जिला फेल्स टू फ्यूज़, यानी मैग्जिला का पार्ट जो पैलेटाइन बोन के साथ जुड़ना था वो जुड़ा नहीं, उसमें गैप रह गया, और इसकी वजह से जो बच्चा खाना खाने की कोशिश करेगा वो उसके लंग्स की तरफ जा सकता है और एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है। और छोटे साइज़ की स्कल, एबनॉर्मली स्मॉल साइज़ की स्कल है अगर, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स हैं, उनमें से कुछ जो जेनेटिक कॉजेज़ में आती हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। बाकी जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ बच गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।